सो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लेसन के आंसर क्वेश्चन को। नेल्सन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, नेल्सन मंडेला। इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर 2 होने वाली है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अच्छा, पहले आप फॉर्मेशन को समझ लीजिए। यहाँ पे टू फॉर्मेशंस में क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर आप मिलेंगे। रेड वाले जो हाईलाइटेड क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे और रेड वाले पार्ट का जो आंसर एग्जैक्ट वो ग्रीन वाला होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी हमको पता है ना कि जब नेल्सन मंडेला पोएम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी। जब प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे नेल्सन मंडेला जी, एट दैट टाइम उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में पूछ रहा है कि वेयर डिड, मतलब कि कहाँ पे उस सेरेमनी हुई थी। कैन यू नेम एनी प्लेस बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ द सैंडस्टोन? पहला तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वो किस जगह पे हुई थी सेरेमनी, और दूसरा पूछा है कि क्या आप किसी ऐसी बिल्डिंग को जानते हो जो कि इंडिया में है, जो कि किस चीज से बनी है? सैंडस्टोन की। देयर आर टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द सेरेमनी took place in the amphitheaters campus of the Union Building of Pretoria. ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे हुई थी उनकी सेरेमनी? नेल्सन मंडेला की सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? एक एम्फी थिएटर था जो कि कैंपस, किसके कैंपस में था? यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में था। और यूनियन बिल्डिंग कहाँ पे थी? प्रिटोरिया में थी। ठीक है, प्रिटोरिया एक जगह है, तो मतलब कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी प्रिटोरिया के एक यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में एक जगह पे हुई थी जो कि कहता था एम्फी थिएटर्स था। एम्फी थिएटर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन दैट इंडिया दैट आर मेड ऑफ द सैंडस्टोन? क्या आपको किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में पता है जो कि सैंडस्टोन की बनी है? तो हाँ, हमारे इंडिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट हाउस जो कि न्यू दिल्ली का है, वो खुद सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन जो कि न्यू दिल्ली में ही है, वो भी सैंडस्टोन का बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, ये भी सैंडस्टोन का बना है। मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, ये सारी चीजें जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें ये सैंडस्टोन की बनी हुई है। तो इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटोमन डे? क्या, कैसे आप कह सकते हैं कि जो 10th में था वो ऑटोमन डे था? अच्छा, 10th में क्या था? 10th में के दिन ही ओथ टेकिंग सेरेमनी नेल्सन मंडेला जी की थी। तो वही कह रहा है कि 10th में इज ऑटोमन डे इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका। कैसे आप कह सकते हैं? अच्छा, ऑटोमन की बात अगर हम करते हैं तो ऑटोमन में तो पतझड़ होता है, लेकिन अगर हम सोच के देखें तो कोई जो पोइट्री थी, जो प्रोज थी, उसमें बहुत सारे दूर दूर देश के लीडर्स वहाँ पे आए थे। तो देखिए, ऑटोमन की दो क्वालिटीज होती है। एक तो पत्ते नहीं होते हैं, जब पेड़ों पे पत्ते नहीं होते हैं तो उसमें नए नए पत्ते लगना स्टार्ट होते हैं, छोटी छोटी कलियां स्टार्ट होती हैं। तो चूंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फ्रीडम जो थी, जो डेमोक्रेसी, जो फ्री डेमोक्रेसी थी, वो पतझड़ होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद अब वो इंस्टॉल हुई थी। इसीलिए 10th मई को हम ऑटोमन डे के नाम से भी जानते हैं, ऑटोमन डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। 10 May is an autumn day in the South Africa because on this day there was a largest gathering of the international leaders. क्योंकि जैसे कि ऑटोमन डेज में, ऑटोमन डेज जैसे जैसे बीतने लगता है तो एंड ऑफ द ऑटोमन डे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैदरिंग होने लगती है लीव्स की ना, पत्तों की, पेड़ों पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होने लगती है, पत्ते आने लगते हैं पेड़ों पे। तो उसी तरीके से लीडर्स भी 10th मई में साउथ अफ्रीका में आए थे, पत्तों की तरह। लीडर्स को क्या, किसकी तरह दिखाया गया है? एक लीव्स की तरह, पेड़ पे जैसे पत्ते लगते हैं उसी तरह लीडर्स भी वहाँ पे गैदर हुए थे। साउथ अफ्रीका क्या कर रहे थे वो लोग? देवर इंस्टॉलिंग ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसी। और वहां पे उस साउथ अफ्रीका पेड़ पे फर्स्ट डेमोक्रेसी नाम की जो कलियां थी वो लग रही थी। तो कह सकते हैं जैसे ऑटोमन डे में पेड़ों पे कलियां लगती हैं, वैसे ही
10 मई में साउथ अफ्रीका के पेड़ पे क्या उसके डेमोक्रेसी नामक कलियां लग रही थी, इसीलिए 10 मई को ऑटोमन डे कहा गया है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते रहे अपनी कॉपीज पे। थर्ड क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मीन जब स्टेज पे जाते हैं नेल्सन मंडेला जी स्पीच देने के लिए, तो वो दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्या, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये दुनिया मतलब कि सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। और सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन बाय दिस, उनका इस चीज से मतलब क्या था। एंड व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब दो चीजों के बारे में वो बताते हैं। पहला तो वो बताते हैं कि सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर्स ये था, और दूसरा वो बताते हैं कि सबसे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट भी ये था। तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ह्यूमन डिजास्टर वो कहते हैं उस कंडीशंस को, क्योंकि आज से पहले जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में एज ए प्रेसिडेंट बनने का, एज ए ब्लैक प्रेसिडेंट बनने का ओथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले ब्लैक लोगों की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, और उसी को वो कहते हैं, ब्लैक की कंडीशंस को जो कि इससे पहले थी उसको वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स। उस बात को सोच करके कहते हैं, उस बात को लेकर के कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, जो व्हाइट का ब्लैक के लिए हेट था, या ब्लैक के मन में या व्हाइट के लिए हेट था, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। दूसरा, वो ह्यूमन अचीवमेंट किसको कहते हैं, पूरे मानव जात की अचीवमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ब्लैक थी वो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, और इसी को वो ह्यूमन अचीवमेंट के नाम से बताते हैं। ह्यूमन डिजास्टर कौन था, डिस्क्रिमिनेशन को, जो ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्क्रिमिनेशन था उसको वो ह्यूमन डिजास्टर बताते हैं। वो ह्यूमन अचीवमेंट, चूंकि ब्लैक की सरकार बन गई थी, गवर्नमेंट बन गई थी साउथ अफ्रीका में, उसको वो ह्यूमन अचीवमेंट बताते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन, ह्यूमन डिजास्टर से मंडेला का मतलब ये था, तो से ये कहने का मतलब था दैट द कलर्ड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशंस। ये जो कलर्ड पीपल, कलर्ड मतलब ब्लैक, जो ब्लैक पीपल्स थे वो बहुत ही ज्यादा सफर किए थे, बहुत ही ज्यादा, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशंस इन द हैंड ऑफ द व्हाइट्स, जब वो व्हाइट्स के हैंड में थे, और उसी को वो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था। He considered it as a great glorious human achievement, और वो जो great glorious human achievement किसको बताते हैं, वो कहते हैं that a black person become the president of country। ये कहते हैं कि black person उसी कंट्री का प्रेसिडेंट हुआ, और ये ह्यूमन अचीवमेंट बहुत ही बड़ी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी, where the black are not considered as the human being and are the treated badly। कि उसी जगह का जो ब्लैक है जहाँ पे उनको कंसीडर नहीं किया जाता था एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको इंसान नहीं समझा जाता था, एंड ट्रीटेड बैडली, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था ब्लैक को, उसी जगह का वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। ये सबसे बड़ी ह्यूमन ग्लोरी की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा वीडियोस को नेक्स्ट एंड प्रीवियस फॉरवर्ड करके उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मतलब नेल्सन मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स उनके ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए थे उनका थैंक्स क्यों किया, ठीक है, फॉर किसके लिए किया, चलिए देख लेते हैं। मंडेला felt privileged to be the host to the nations of the world because not too long ago the South Africa were considered outlaws. He thus thanked all the international leaders for having come to the witness his investitures as the president, since this event could be considered as the common victory for justice, peace and the human being। ठीक है, वो लोगों का थैंक यू इसलिए करते हैं क्योंकि वो विटनेस बने, किस चीज का विटनेस बने, कि जो नई गवर्नमेंट, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टॉल हो रहा है, जो प्रेसिडेंट वो बनाए जा रहे हैं, वो इसके साक्षी हैं, इसलिए वो लीडर्स को क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, वहां पे आने के लिए थैंक यू कहते हैं, उस चीज का विटनेस बनने के लिए थैंक यू कहते हैं, और जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करने के लिए
थैंक यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडिया डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। ही की बात करें तो मतलब कि नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला ने कौन सी आइडियाज को वहां पे प्रेजेंट किया कि ये ऐसा हम फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका बनाएंगे। मंडेला सेट आउट आइडियाज ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक, एलिवेशन मीन्स क्या होता है कि फिनिश करना। वो बताते हैं कि हमारी फाइटिंग, हमारा हेट किसी और से नहीं होगा, ब्लैक का व्हाइट से, व्हाइट का ब्लैक से नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी लड़ाई किससे होनी चाहिए, पॉवर्टी से होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ द पीपल्स, हम रिमूवल कोशिश करेंगे हटाने की, क्या, सफरिंग ऑफ पीपल्स को। ये आल्सो सेट द आइडियाज, वो ये भी बताते हैं, सेटअप आइडियाज ये करते हैं फॉर द सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। वो ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में हम एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द जेंडर। किस बेस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर बेस पे नहीं होना चाहिए, अंदर रेशियल ओरिजिन, ब्लैक और व्हाइट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी फ्यूचर आइडियाज को पेश किया कि हमारा लड़ाई हम दोनों लोग मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, ह्यूमन सफरिंग के खिलाफ लड़ेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन को, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटली रिमूव करेंगे। ये उनका फ्यूचर प्लान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। मतलब कि जब नेल्सन मंडेला ओथ ले रहे थे तो उस टाइम पे मिलिट्री जनरल आते हैं, तो उनके बारे में बात की गई यहाँ पे कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। जो वहाँ पे मिलिट्री जनरल आते हैं वो क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज, अब उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया था, एंड व्हाई, और क्यों चेंज हो गया था, ये बताया गया है। मतलब जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कि आकर के क्या करते हैं, और उनका एटीट्यूड अब क्यों चेंज हो गया है। क्योंकि थोड़ा सा जनरल के बारे में हम जान लेते हैं। ये जनरल वही जनरल होते हैं जो कि आज से कुछ समय पहले नेल्सन मंडेला को पकड़ करके जेल में डाले होते हैं, और वो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी लॉयल्टी का ओथ लेने के लिए आते हैं, प्लेस लेने के लिए आते हैं। तो ये तो वो यहाँ पे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ओथ लेने के लिए आए थे अपनी लॉयल्टी का, और उनके एटीट्यूड में अब चेंजिंग ये हो गया था कि नाउ जिस नेल्सन मंडेला को पकड़ करके उन्होंने जेल में डाला था, अब वहां पे आकर के उनको वो सैल्यूट करते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, वो जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, जो कि डिफेंस किसके थे, फोर्स और पुलिस दोनों के थे, सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। वो वहां पे क्या कर रहे थे, वो आते हैं, सल्यूट करते हैं मंडेला को, एंड टेक द प्लेस ऑफ देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी का वो प्लेस लेते हैं, शपथ लेते हैं। Their attitude toward the black had taken great change, अब उनके अंदर से ब्लैक्स को लेके उनका एटीट्यूड, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। इंस्टीड ऑफ द अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, अब वो इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग द ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, अब ब्लैक को अरेस्ट करने की जगह पे वो क्या कर रहे थे, ब्लैक को सैल्यूट कर रहे थे। ये उनके एटीट्यूड में चेंज था। तो दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि जो मिलिट्री थे, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल क्या करते हैं, तो मिलिट्री जनरल क्या करते हैं, वो आते हैं, मंडेला को सैल्यूट करते हैं और प्लेस लेते हैं अपनी लॉयल्टी का। और उनके एटीट्यूड में क्या चेंज हुआ था कि अब जो जिस ब्लैक को वो अरेस्ट कर देते, उस ब्लैक को वो वहाँ पे आके सैल्यूट करते हैं। Why were two national anthems sung? वहाँ पे दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। जैसे कि सभी देश का हम जानते हैं कि जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि सभी देश का एक ही नेशनल एंथम होता है, तो यहाँ पे दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। तो देखिए, जैसे इन द स्टार्टिंग ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, सबसे पहले ब्लैक का ही वहाँ पे राज था। तो जो ब्लैक का नेशनल एंथम था वो तो ब्लैक पहले गाते थे, फिर उसके बाद जब व्हाइट का राज आया तो व्हाइट ने ब्लैक के नेशनल एंथम कंप्लीटली चेंज कर दिया और व्हाइट ने अपना खुद का एक नेशनल एंथम बनाया था। लेकिन अब जब अगेन नेल्सन मंडेला एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे, उस टाइम पे व्हाइट को ये फोर्स नहीं किया गया था कि आप अपना नेशनल एंथम ना गाएं,
बल्कि उस कंडीशन में ब्लैक ने अपना नेशनल एंथम जो कि ओल्ड नेशनल एंथम था वो गाया था और व्हाइट ने अपना नेशनल एंथम गाया था। तो इसीलिए दो नेशनल एंथम वहाँ पे संग किए गए थे, गाए गए थे। आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, और उद्घाटन किस चीज का था? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था? उद्घाटन था। तो कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन टू नेशनल एंथम वर सं। जो डे ऑफ इनॉग्रेशन था वहां पे टू नेशनल एंथम वर सं, दो नेशनल एंथम गाए गए थे। वन बाय द व्हाइट, एक व्हाइट के द्वारा, एंड द अदर बाय द ब्लैक, दूसरा ब्लैक के द्वारा। दिस सिंबलाइज द इक्वलिटीज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट। और ये इसलिए भी किया गया था कि एक सिंबल है किसके लिए? इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, कि ये ब्लैक एंड व्हाइट की इक्वलिटी है। तो जो मैंने बताया दैट्स व्हाट द रियल रीजन। और यहाँ पे आंसर में दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सिंबलाइज करता है कि इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ये सभी लोग फ्री हैं। ब्लैक अपना नेशनल इनकम कर सकते हैं और व्हाइट अपना नेशनल इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री? मंडेला ने किस तरीके से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया? इन द फर्स्ट डिके, कि पहले डिके में वो कैसा था, इन द फाइनल डिके, कि अब के डिके में वो कैसा आएगा, इन द 20th सेंचुरी, ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, in the first decade of the 20th century, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of the racial dominations against the dark-skinned peoples। कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का डीके रहा, जो फर्स्ट डीके रहा, उसमें जो व्हाइट लोगों ने क्या किया कि ब्लैक लोगों को डोमिनेट करके डोमिनेशन किया, उनको दबाने की कोशिश की और रेशियल मतलब कि ब्लैक स्किन को इरेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की इन देयर ओन हैंड, जब शासक उनके हाथ में था तब। Thus, they created the base of one of the harshest and the most inhumane societies of the world had even known। ठीक है, कहते हैं पहले की बात करते हैं कि जब व्हाइट के हाथ में सत्ता थी तो उस टाइम में व्हाइट ने ब्लैक को इतना इनह्यूमिलिएट किया था, अमानवीय ढंग से उनके साथ ट्रीट किया था कि पूरा दुनिया उनको देखा। ये पहले डिकेड की बात करते हैं, पहले ऐसा था। अब सेकेंड डिकेड, लास्ट डिकेड, जब उनका डिकेड चला उसकी बात वो कर रहे हैं। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। अब जो सिस्टम है प्रीवियस सिस्टम वो कंप्लीटली क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया, ओवरटर्न बदल दिया गया, फॉर एवर एंड रिप्लेस, फॉर एवर हमेशा के लिए बदल दिया गया है, एंड द रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल्स। जैसे अब जब ब्लैक का राज चल रहा है, ब्लैक की सरकार आ गई है, तो उस चीजों को हम लोग कंप्लीटली चेंज कर दे रहे हैं। और ये किसकी फ्रीडम होगी? दैट विल बी नॉट ओनली द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल्स बट आल्सो दैट विल द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन्स। और ये जो होगा उनकी कलर के स्किन पे उनको फ्रीडम प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बल्कि कंप्लीटली सभी लोगों को फ्रीडम दी जाएगी। तो कहने का मतलब है इस पूरी पोएम में दो चीजें हम समझ सकते हैं। पहली चीज, पहले डिके में दिखाया गया है कि व्हाइट ने किस तरीके से ब्लैक को डोमिनेट किया, किस तरीके से ब्लैक को सताया गया, उनको उनके राइट से, उनके अधिकार से, उनके फ्रीडम से दूर किया गया। ये फर्स्ट डिके की बात है। और लास्ट डिके वो अपने डिके की बात करते हैं। मतलब ये कब हुआ था? जब व्हाइट के हाथ में सत्ता थी तो ब्लैक के साथ कैसा ट्रीट हुआ था। लेकिन अब ये कहते हैं कि लास्ट डिकेड की बात करते हैं कि लास्ट डिकेड में क्या है, जब ब्लैक के हाथ में सत्ता है तो व्हाइट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हम ब्लैक और व्हाइट दोनों को एक साथ लेकर के दोनों के फ्रीडम के लिए काम करेंगे, दोनों को फ्री रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द करेज मीन टू द मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मीन क्या था, मतलब साहस का मीन क्या था? फॉर मंडेला courage does not mean the absence of the fear। मंडेला के अकॉर्डिंग जो करेज का मीन है, इसका मतलब करेज का मीन ये नहीं है कि absence of fear, कि किसी जिसके अंदर डर नहीं है उसके अंदर करेज है, उसके अंदर हिम्मत है, बट अ विक्ट्री ओवर द फियर। ये नहीं कि जिसके अंदर डर नहीं है वो करेजफुल पीपल्स है, बल्कि जो डर को जीत लेता है उसको हम करेजफुल पीपल्स कहते हैं। ये मंडेला की डेफिनेशन थी।
सो वो कहते हैं कि करेज मीन नॉट दैट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर द फियर। डर का ना रहना ये करेज नहीं है, बल्कि डर को जीत लेना ये करेज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी द फियरलेस। इनके कहने का मतलब वो आगे कहते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है who need not to be feared, जिसको डर नहीं है, but shouldn't be able to conquer fear, बल्कि बहादुर वो है जिसके पास इतनी हिम्मत है कि वो डर को भी क्या कंकर कर ले, मतलब कि जीत सके, उसको बहादुर आदमी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which does he think is natural to love or to hate। ये मतलब कि मैंडेला, देखिए मंडेला की बात हो रही है। फॉर मंडेला लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमंस हर्ट देन हेट। वो बात कहते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो ह्यूमन हार्ट से नेचुरली मतलब कि अपने आप निकलती है, वो लव है या फिर वो हेट है। तो मंडेला बताते हैं कि लव जो है ना वो अपने से किसी को देख करके बाहर निकल जाती है, लेकिन जब हमें हेट करना होता है किसी से तो हमें फोर्स करना होता है, खुद को भी डोमिनेट करना होता है, खुद को प्रताड़ित करना होता है कि उससे मुझे हेट करना है, उससे मुझे हेट करना है। तो वही कहते हैं कि विच डज ही थिंक इज नेचुरल, वो किस चीज को सोचते हैं कि वो नेचुरल है, वो लव है या हेट है। तो हाँ मंडेला बताते हैं कि लव है वो जो है नेचुरल है, लव इज नेचुरल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what twin obligations does Mandela mentions? ट्विन obligations को मंडेला ने कहाँ पे मेंशन किया है? मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला बताते हैं कि सभी आदमी के पास मतलब कि उनके पास ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला क्या होती है उनके पास ऑप्शन चॉइस क्या होती है, हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली उनके पास चॉइस होती है कि वो अपनी फैमिली को देखे, अपने पेरेंट्स को देखे, अपने वाइफ को देखे, अपने चिल्ड्रन को देखे। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल्स, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। या दूसरा उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किन चीजों को देखें, अपने पीपल्स को देखें, अपने लोगों को देखें, लोगों मतलब कि अगर मंडेला ब्लैक है तो ब्लैक को देखें, इस कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को देखें और अपने कंट्री को देखिए। मतलब सबको काम करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सेल्फिश बन जाए, ठीक है, सेल्फिश मतलब कि अपने ही बारे में सोचें, जैसे अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, अपने चिल्ड्रन के बारे में, या फिर वो पैट्रियटिक हो जाए, पेट्रियोटिक मतलब कि देशभक्त हो जाए। अब उस कंडीशन में वो किसके बारे में देशभक्त होंगे तो किसके बारे में सोचेंगे, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में और अपने कंट्रीज के बारे में देखेंगे। तो हर आदमी के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो रास्ते होते हैं, या तो वो सेल्फिश बन के अपने फैमिली को देखे, या फिर वो पैट्रियोटिक होकर के, ठीक है, बाह्यमुखी होकर के अपने देश के बारे में सोचे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड being free mean to the Mandela as a boy? मतलब कि जब वो बच्चे थे या जब वो स्टूडेंट थे तो फ्रीडम से मंडेला का क्या मतलब था, मतलब फ्री होना मतलब क्या था। एंड हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस, वो कैसे कंट्रास्ट हुआ था, कैसे चेंज हुआ था ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिस एंड द ऑनरेबल फ्रीडम। वो ट्रांजिटरी फ्रीडम और ऑनरेबल फ्रीडम में कैसे कंट्रास्टेड हुआ था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। Like any other kids for Mandela, also freedom means freedom to make merry and enjoy the blissful life। बचपन में जैसे सबका माइंडसेट होता है कि फ्रीडम का मतलब होता है कि खुश रहना और ब्लिसफुल लाइफ को जीना, जीवन को प्रसन्नता से जीना, ये फ्रीडम का मतलब मंडेला के लिए भी था, जैसा सभी लोगों के लिए होता है। Once anybody become an adult, जब कोई बड़ा होता है, then the antics of the childhood look like the transitory because most of the childhood activity is the wasteful from the adult's perspective। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो जो चाइल्डहुड में किया गया जो इंजॉय, जो हम सोच रहे थे कि ये सबसे बड़ा फ्रीडम का डिफिनेशन है, वो कम्प्लीटली क्या होता है, ट्रांजिटरी, वो चेंज हो जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इज एक्टिविटीज, क्योंकि ज्यादातर जो बचपन की एक्टिविटीज होती हैं वेस्टफुल होती हैं फ्रॉम द एडल्ट पर्सपेक्टिव। जब हम बड़े होकर के सोचते हैं कि ये चीज कैसी थी, ये चीज कैसी थी बचपन की,
तो हम ज़्यादातर चीज़ों को पाते हैं कि वो हमारे लिए वेस्टफुल होती हैं, तो इसीलिए वो सेंस तो हमारे लिए चेंज हो जाता है। वंस यू आर अडल्ट देन समडे यू हैव टू अर्न लिवलीहुड टू द ब्रिंग to back on home, then only you get the honorable existence in the family and the society. जब हम बड़ा होते हैं एक दिन, जब एडल्ट होते हैं, तब हमको समझ में आता है क्या कि अर्निंग करना, पैसे को कमाना, किसके लिए? जीवित रहने के लिए पैसे को कमाना ही सबसे बड़ा फ्रीडम है। क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वली यू गेट द ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, अगर आपको सम्मानित बनना है तो उस टाइम में अपना ऑनरेबल एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्निंग करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली एंड इज सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करके लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशंस इज फ्री, व्हाई एंड व्हाई नॉट? ऑपरेशंस मींस क्या होता है? दमन करना। ठीक है, दमन करना, इसके बारे में बात किया गया है। Mandela does not feel that the oppressors is free because according to him, oppressor मतलब कि दमन नहीं होता है, दमन करने वाला। ठीक है, दमन करने वाला, जैसे कि होता है ना कि सताने वाला होता है ना, तो जैसे अगर हम किसी से हेड करते हैं तो मंडेला ने पूछा है कि क्या ये सही है कि जब कोई किसी से हेड करता है तो क्या वो हेड से बचा रह सकता है? वो इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी से हेट करते हैं तो वो नॉर्मल सी बात है कि हम उससे बचे नहीं रह सकते। तो मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज द प्रिजनर ऑफ द हेटर्स। अब देखिए, ऑपरेसर इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्स, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑपरेसर्स जो दमन करते हैं, जो लोगों से हेट करते हैं, उसको मंडेला ने कैसा दिखाया? तो आप कह सकते हैं कि उसमें उसको मंडेला ने प्रिजनर ऑफ द हेटर्स बताया है। एंड कहता है कि हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, वो आदमी जो दूसरे से हेट करता है वो प्रिजनर के समान है, जो कि किसमें लॉक होता है? बिहाइंड द बार, बाम्बू के अंदर। किस चीज के बाम्बू? ऑफ द प्रेजुडिस एंड द नैरो माइंडनेस। जो आदमी दूसरे से हेट करता है वो कहीं ना कहीं जेल में बंद होता है। और कौन सा जेल की सलाखें? उसकी जो जेल की सलाखें होती है कौन होती है? नैरो माइंड एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मींस क्या था? विरोधाभास, जो हम अपने पूर्वजों से सुने होते हैं, पूर्वजों के साथ में होते हुए देखे होते हैं, उन चीजों से, या नैरो माइंड, छोटी तुच्छ सोच से जो लोग जकड़े हुए होते हैं, वही एज अ हेट करते हैं। मतलब कि हेट करने वाला आदमी जेल की सलाखों के पीछे बंद एक आदमी की तरह है, जिसमें जेल की सलाखें किस तरह की बनी है? नैरो माइंडनेस की बनी है एंड प्रेजुडिस की बनी हुई है। Feel that both the oppressors and the oppressed are the robbed of their immunities। जो कि क्या करेगी? He feels, उसको लगता है that the both the oppressors, जो दमन करने वाले हैं और जो दमन सहने वाले हैं, दोनों लोग are robbed of their ह्यूमैनिटीज, दोनों लोग लूट रहे हैं किस चीजों के? अपने अंदर ह्यूमैनिटीज, मतलब कि मानवता को लूट रहे हैं। मतलब कि जो हेट करते हैं और जो जिसके लिए हेट करते हैं, दोनों लोगों को वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज को क्या कर रहे होते हैं? लॉस पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है।